सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 3 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न को देखिएगा आप। तो प्यारे बच्चों, एक सूत्र होता है हमारा लाल बटे कक्का, आपने सुना होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है tan। फिर इसके नीचे होता है कोसेक। चाहो तो थीटा बना लो आप, ठीक है, ऐसे करके। फिर ये वाला होता है हमारा सेक थीटा और ये होता है कॉट थीटा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे tan लिखा हुआ, तो tan होता है लंब बटा आधार। तो इसके सामने आपको लिखना लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण तो पता नहीं, आधार कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 का वर्ग, लंब 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3, सॉरी 16 प्लस 9, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा ना। 16 प्लस 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25। तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे 5 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो के बराबर निकलेगा हमारा 5। तो हमसे इसमें पूछा कॉस का मान कितना होगा। तो यहाँ पे 60 पे लिख देना कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए और कर्ण 5 निकला, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5, 4/5। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। देखो, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अगर हम प्रश्न लिखने का टाइम देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखना कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर एक पासे को एक बार फेंका जाएगा, तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे पूछा सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो आपको लिख लेना है सम संख्या, तो 2 4 6। तो आपको लिखना है पी प्रायिकता बराबर सम संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 ऊपर और टोटल ये हमारा कुल परिणाम है। तो कुल परिणाम कितना 6, तो आपको यहाँ पे 6 लिख देना है। 3 एकन 3, 3 दूनी 6। तो इसकी जो प्रायिकता होगी पी बराबर 1/2 निकल के आ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इसको देख लो, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। तो बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो तो उसके सामने जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो देखो, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 11 है। तो 11 के सामने वर्ग अंतराल 10 से 15 है, तो 10 से 15 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी वाला सही हो जाएगा। आपको इसमें ये देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है, और 11 के सामने जो अंतराल हो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से 15 इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए हमने 3 टेबल बना लिए, इसकी संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो संचयी बारंबारता यहाँ पे देखो, पहले 7 लिख लो, 7 में इस 8 को जोड़ो, 7 में इस 8 को जोड़ो 15, 15 में इस 15 को जोड़ो 30, 30 में 10 को जोड़ो 40, और 40 में 5 को जोड़ो 45। और ये वाला मान हो जाता हमारा n का। तो ये जो हमारा जो 45 निकला है इस बारंबारता का योग है, ठीक है। तो ये n का मान होता है। तो आपको लिख लेना n बराबर 45।
और ये हमारी विषम संख्या है, ठीक है। तो आपको लिखना n+1/2, n+1/2 45+1/2, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारा 46/2, तो 2 का भाग लगाएं 23 निकलेगा। अब आपको ये देखना है यहाँ पे 23, ये 23 वर्ग यानी 23 संचयी बारंबारता में कहाँ पर आएगा, ये जो 23 है इस संचयी बारंबारता में कहाँ पर आएगा, तो 30 में आएगा, ठीक है। तो इस 30 के सामने कौन सा वर्ग है, 20 से 30 है, तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको लिख देना है माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30, तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा आपको, 20 से 30, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी प्रायिकता होती है 0 और 0 से बड़ी तथा 1 और 1 से छोटी होती है। प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होगी और प्रायिकता कभी 0 से छोटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये बी वाला सही हो जाएगा। ये संख्या हमारी 0 से छोटी है, ठीक है, तो बी वाला सही हो जाएगा। नंबर 6 देखिएगा, यदि 3 cot A बराबर 4 तो इतने का मान कितना होगा। तो थोड़ा अनसोल्ड को साइड पे लगाते हैं। एक बार थोड़ा प्रश्न नंबर 5 देख लो। जो हमारी प्रायिकता होती है ना बेटा, देखो ये असंख्य होती है, इसको तैयार कर लीजिए। प्रायिकता हमारी 0 और 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी होती है। तो प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि -1 है ना, 0 से छोटा है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 5 क्यों 6 नंबर। प्रश्न नंबर 6 हमारा 3 cot A बराबर 4 है। तो इस 3 का इधर भाग लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा cot A बराबर 4/3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, cot का उल्टा होता है tan, cot का यानी इस cot को हम क्या लिखेंगे, इस cot को लिख सकते हैं 1/tan A बराबर 4/3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। cot को 1/tan A लिख सकते हैं। अब इसके दोनों पक्षों को पलट दो, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो tan A बराबर हो जाएगा 3/4। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना उसको देखिएगा, तो यहाँ पे लिख लेना हमें 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, tan का मान है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 लगाना है आपको। तो 1 - 3/4 का वर्ग, फिर 1 + 3/4 का वर्ग, तो हो जाएगा 1 - 9/16 और 1 + 9/16। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 16 × 1 = 16, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा हमारा 7/16। अब यहाँ पे 16 × 1 = 16, 16 में 9 जुड़ जाएंगे 25 और 25/16। तो प्यारे बच्चों, ये 16 से 16 कट जाएगा, कटने के बाद संख्या बचेगी 7/25। यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा। और ये कहाँ पर मिलेगा हमें, 7/25, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में cos 60 का मान बताना है, और काफ़ी बच्चे अभी तक उन्होंने टेबल याद नहीं कर पाई। cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 8 है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे सीधे सीधे सूत्र हैं, ठीक है। तो 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है। अब इस cosec को लिखेंगे हम, इस cosec को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर, थीटा कर लो यहाँ पर थीटा, और sec को लिखेंगे 1/cos का थीटा, इस प्रकार। फिर ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ पर, तो इसको जब थोड़ा आगे बढ़ाएंगे cos का थीटा बटा sin का थीटा हो जाएगा। अब ये यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है, तो cos बटा sin cot होता है, तो cot और स्क्वायर थीटा। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लीजिए।
प्रश्न नंबर 9 है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी 35 और 63। तो इन दोनों का लासा 315। तो इनका मासा ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 9 लिख लेना है हमें। जो संख्याएं दे रखी हैं हमें 35 और 63। तो प्यारे बच्चे सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये हमारा सूत्र होता है। तो पहली संख्या हमारी इसमें 35 है और दूसरी संख्या 63 है। अब इनका मासा तो पता नहीं, लेकिन लासा दे रखा। लासा कितना है इसका? 315 है। अब इसको काट दीजिए। पहले काटो ये 9 से। तो देखो 9 सत्ते 63, फिर 9 तियो 27, इसमें बचा 4, 9 पन्ना 45। ठीक, अब 35 से 35 कट जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पे मासा बचा है, इधर 7 बचा हुआ है। तो मासा बराबर 7। ठीक, और प्यारे बच्चों प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं है। मासा क्या? एक संख्या ऐसी बताओ, एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जो 35 भी कट जाए 63 भी कट जाए तो वो संख्या हमारी 7 है, क्योंकि 7 का भाग इन दोनों में लग जाएगा। तो मासा आ गया 7। ठीक, लिखने के लिए तो आपको ऐसे कर देना है, और विकल्प में आ जाए तो आपको एक ऐसी संख्या छांटनी है बड़ी से बड़ी, ये दोनों संख्या कट जाए वो 7 मिल जाएगा। तो ये 7 कहाँ पर है हमें? ये वाला बी वाला सही हो जाएगा, तो आप बी पे टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर है हमारा 10। तो नंबर 10 में लासा ज्ञात करना है हमें। यहाँ पे दे रखा है 12, 15 और 21, इनका लासा निकालना है। तो पहले काटो, 3 से काट दो, 3 का भाग सब में लगेगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है लासा बराबर 4, इनका 100 गुणा कर देना। 4 ये कर लो, 5 चौक 20 गुणा 7 तियाँ 21 और 21 दूनी 42 और 1 0। तो इसका लासा आ जाएगा 420। तो विकल्प डी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल कितना होगा? चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिख लो √2, फिर कोष्ठक के अंदर 2 माइनस √2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा कराइए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 √2 माइनस इसका इसमें करेंगे तो बन जाएगा 2। तो ये संख्या हमारी कैसी है? अपर में संख्या है। तो यहाँ पे आपको लिख देना एक अपर में संख्या है, एक अपर में संख्या। ठीक, ऐसे करके आपको कर को छोड़ देना है। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। तो 12 में 2 बिंदु रखे हैं, 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए इसमें। x1 का मान 2, x2 का मान 4, y1 का मान 3 और y2 का मान 1। तो यहाँ पे माइनस का 2 का वर्ग और प्लस यहाँ पर भी 2 का वर्ग। तो 4 + 4 इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका जोड़ा बन गया, तो बाहर निकाल लेंगे। तो 2 √2 मात्रक। ठीक है, तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें? सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो आप सी पे टिक लगा लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त केंद्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा
से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बनाना है हमें वृत्त, नंबर लिख लो यहाँ पे 13, एक बनाना छोटा सा वृत्त। अब आपको ये पटरी प्रकार के द्वारा बनाना, ठीक है, इस प्रकार। तो ये वृत्त का केंद्र होता है और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। इसको ऐसे करके यहाँ तक खींच दो और ये इस प्रकार। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा O और ये वाला हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा Q। तो इसकी माप दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर लिख देना 12 सेंटीमीटर और इसकी माप दे रखी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी माप ज्ञात करनी है, ठीक। और ये वाला कोण हमारा होता है 90 अंश का, तो आपको लिखना पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें कर्ण कौन सा है, तो ये वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक। तो ये वाली कर्ण है, 12 का वर्ग आधार, 5 का वर्ग कर लो और लंब ये मान लो PQ का वर्ग। तो ये तो हो जाएगा 25, 144 माइनस 25 हो जाएगा और बराबर PQ का वर्ग। अब इसमें से घटाओ, जब इसमें से घटाएंगे तो PQ का वर्ग बराबर 14 में से 5 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ पर बचा हुआ हमारा 119। इधर से घात हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो PQ बराबर अंडर रूट 119। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, चित्र में DE समांतर BC, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। ED बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 4 सेंटीमीटर और BD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो BC की माप कितनी होगी, तो यहाँ थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यानी इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है और जो इसकी मापें दे रखी ED। तो बेटा ED की माप, इसकी माप 3 है और DE इसकी माप है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और DB इसकी माप है 1.5 सेंटीमीटर और BC की माप ज्ञात करनी, इसकी माप हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना, जब इसकी माप ज्ञात करनी है तो पहले ये वाली भुजा लिख लो आप ED बटा, फिर ये वाली पूरी भुजा लिखो AB बराबर, फिर इसकी ये वाली भुजा लिखो DE, फिर इसकी पूरी भुजा लिखो BC। अब यहाँ इनके मान लगा दीजिए, ED का मान 3 है और AB यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली भुजा 3 है और ये वाली भुजा 1.5 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 और DE का मान 4 है और BC का मान पता नहीं। अब इसको थोड़ा हल करिए, जब इसका दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा हमारा। अब ये 15 से काट दो, 15 दूनी 30 और 15 3 45। अब 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे जो बचा हुआ इसका गुणा इसमें BC और बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। जो BC की माप है वो 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर 14 के बाद प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो R का मान 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो थीटा का मान दे रखा है 60 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो पाई r का मान है 6, तो 6 का वर्ग और थीटा का मान 60 है, तो यहाँ पे 60 बटा 360। तो यहाँ पे चाहो तो ये 0 से 0 कट जाएगा हमारा, पाई और 6 का वर्ग 36 गुणा 6 और बटा 36,
तो प्यारे बच्चों 36 से 36 चला जाएगा तो 6 पाई बचा हुआ है और यहाँ पे लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 तो हो गया, 16 नंबर देखिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे दो घन हैं और घन की यानी घन में 12 किनारे होते हैं, वो प्रत्येक किनारे की लंबाई बराबर होती है। तो इन दोनों घनों को मिला दिया गया तो एक घनाभ बनाया गया। जब हम दो घनों को आपस में मिलाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई हमारी वही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लो इसको आप। जैसे कि प्यारे बच्चों हमारे पास दो घन हैं, पहले आपको समझना है, ठीक, ध्यान से। एक घन ये है हमारा, और दोनों घन आपस में समान है। एक घन ये है, ठीक है, तो इसकी भी भुजा सब ये 10-10 है। ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब 10-10 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ये भी 10 है। अब ये दो घन अलग अलग हैं, तो इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया जाएगा। जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाया जाएगा तो जब दो घन आपस में मिलाएंगे तो बेटा एक बनेगा घनाभ। क्या बनेगा? घनाभ बनेगा हमारा। इस प्रकार तो दो घनों को आपस में, जब दो घनों को हमने आपस में मिलाया तो इसकी ये वाली भुजा कितनी थी? 10 और इसकी भुजा कितनी थी? 10। तो दो घनों को आपस में मिलाया तो एक घनाभ बना। तो घनाभ की ये लंबाई कितनी है? 20 हो गई। तो आपको एल बराबर लिख लेना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई अर्थात बी तो 10 ही रहेगी, और इसकी ये ऊंचाई, ठीक है, एच बराबर कितना रहेगा? 10 रहेगा। तो आपको लिखना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं लाइन से लिखना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2LV BH और HL। तो जो LVH के मान है इसमें लगा दीजिए आप। तो पहले तो 2L का मान 20 गुणा 10, फिर 10 गुणा 10, फिर 10 गुणा 20। तो 2 तो बाहर रहेगा, ये तो हो जाएगा हमारा 200, और ये हो जाएगा 100, और ये भी हो जाएगा 200। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 500, और 500 दूनी 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें? 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला नंबर देखिए 17 नंबर। तो 17 नंबर में द्विघात समीकरण दे रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। इसके शून्य ज्ञात करने हमें, तो इसको थोड़ा क्रम से लगाएंगे। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड करेंगे हम। तो 6 और 18 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18, 6x² माइनस का x 9 माइनस 2 माइनस का 3 बराबर 0। तो 6x² माइनस का 9x और माइनस प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 3, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के मान निकालेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0,
तो x बराबर 3/2, 2x 3x है ये प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। इसे एक उधर भेजेंगे तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। तो यही बेटा हमारे निकले शून्यक। तो आपको नई लाइन से लिख देना शून्यक बराबर 3/2 कामा -1/3। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा? 2/3 -1/3। तो आप यहाँ पे बी वाले पे टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। प्रश्न नंबर 18 है। तो यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। एक समीकरण ये है और एक ये है कि हलों की संख्या कितनी होगी ये बताना हमें। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे पहले समीकरण लिख लें हम 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ पे क्या करना, हमें x और y का गुणांक लेना। तो देखो यहाँ पे गुणांक कितना है 4/3 और बटा ये 2 बराबर का चिन्ह लगाना, फिर 2/3 लेना है बराबर 8/12 लेना। अब इसको हल कर दो। तो प्यारे बच्चों ये जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये जाएगा यहाँ पर और ये आएगा 3 2 के पास। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 और 3 दूनी 6 बराबर 2/3 और बराबर ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2/3। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 बराबर 2/3 और बराबर 2/3। ठीक है। तो यहाँ पे रेखाएं जो होती हैं हमारे ये संपाती रेखाएं होती हैं। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो प्यारे बच्चों ये हमारी संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं के साथ साथ ये संगत भी होती हैं, ठीक है। और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपको नई लाइन से लिख देना है अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक लिख दो या अनंत लिख दो, एक ही बात है। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, ठीक, संपाती रेखाएं संगत और संगत के साथ साथ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 के बाद 19 नंबर देखिए। तो यहाँ पे लिख लें 19 नंबर में विभक्त कर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3x² माइनस का 4√3x और प्लस का 4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें ABC के मान छाटेंगे। तो A बराबर 3, B बराबर माइनस का 4√3 और C बराबर 4। तो यहाँ पे इसका विभक्त कर ज्ञात करना है। D बराबर B² माइनस 4AC मान लगा दीजिए। B का मान माइनस का 4√3 का वर्ग, फिर 4 गुणा A का मान 3 और C का मान 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, देखो ये संख्या माइनस है, ठीक है। तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है। तो ये 4 चौक 16, 16 तियां 48 हो जाएगा। माइनस 4 चौक 16, 16 तियां 48। तो ये दोनों आपस में कर देंगे। तो इसका आंसर डी का मान जो निकला वो 0 निकल के आ गया। डी का मान निकला वो 0 निकल के आएगा। तो विकल्प नंबर सी वाले पे आप टिक लगा लीजिए। और प्रश्न नंबर 20 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 20 है। इसमें एक एपी दे रखी है। एपी है हमारी 3, प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √3 नहीं 2, ठीक। और ये प्लस डेड चलता रहेगा। तो इसका हमें सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो डी बराबर इसमें से इसे घटा दो, इस वाले पद में से इस वाले घटा दो। तो यहाँ पे लिखना है 3 प्लस 3 √2, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये वाली संख्या लिख दो 3 प्लस 2 √2। इस प्रकार
तो 3 + 3 √2, और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 2 √2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा हमारा, और ये 3 √2 है और ये माइनस का 2 √2 है, तो यहाँ पे 1 √2 बचेगा और एक लिखा नहीं जाएगा तो खाली √2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है वो सही हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का जो विकल्प नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लीजिए। अब यहाँ पे खंड बात चलेगा, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर है पहले का सिद्ध कीजिए कि 6 √3 अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना माना 6 √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, माना 6 √3 एक परमेय संख्या है, और जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 6 √3 बराबर p/q आगे लिखना है, जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है और q ≠ 0। ठीक है, q ≠ 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो 6 है ना हमारा, ये वाला 6 इसके पास पहुंच जाएगा, तो √3 बराबर p/6q, और बस यहीं पे प्रश्न हल हो जाता है हमारा। तो बस इसकी हिंदी लिखनी है, p/6q एक परमेय संख्या है। p/6q एक परमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास के कारण √3 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए 6 √3 भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको इतना ये वाला प्रश्न कर देना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर पहले का खरगोश। प्रश्न नंबर पहले का खरगोश है, यदि बिंदु Q 0,1 और बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा हो तो इनको किनारे पे रखेंगे और इसको रखेंगे बीच में। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो प्रश्न है हमारा पहले का खरगोश। एक रेखा खींचनी है आपको इस प्रकार, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द या तथा शब्द लिखा हो ना, उसको आप किनारे पे रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर लिखना है आपको P और इधर लिखना है Q। नहीं, ये P है तो ये R रहेगा हमारा। जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होगा तो उसको किनारे पे रखेंगे। P और R यहाँ पे लिख लो 5,-3 और x,6 और इसके बीच में लिख लो
क्यू, और जो इसका निर्देशांक है 0,1। तो यहाँ पर हमें लिखना है पी क्यू के बीच की दूरी बराबर क्यू आर के बीच की दूरी। पी क्यू के बीच की दूरी बराबर क्यू आर के बीच की दूरी। और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगेगा तो आपको अंडर नहीं लगाना है। तो एक काम करो, पहले इसके बिंदु लिख लो। देखो P और Q 5,-3 और Q का है 0,1, Q का 0,1 और R का है x,6। तो जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगेगा तो आपको अंडर नहीं लगाना है। तो सूत्र रहेगा हमारा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर, यही सूत्र रहेगा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये वाले बिंदु इधर लगा दी जाएंगे। तो ये वाले बिंदु इधर लिखना और ये वाले बिंदु यहाँ लगाना है। तो x1 का मान 5 और x2 का मान 0 का होल वर्ग, y1 का मान -3 और y2 का मान 1, y1 का मान -3 और y2 का मान 1 बराबर x1 का मान 0, x2 का मान है x का होल वर्ग प्लस y1 का मान 1 और y2 का मान 6। तो ये तो प्यारे बच्चों 25 बन जाएगा हमारा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा। चलो लिख लो, एक लाइन बढ़ा लो, -x का वर्ग और प्लस ये 5 का वर्ग -5 का वर्ग। तो ये 25 प्लस 16 बराबर x² और प्लस का 25। तो ये 25 से 25 चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मिलेगा x² बराबर 16। अब इधर से घात हटानी, जब इधर से हम घात हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा। तो x बराबर √16 और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह, तो x बराबर ±4। ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। गागमला। एक बार प्रश्न आपको दिखा दें। प्रश्न नंबर पहले का गागमला है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाना आपको रेखाखंड, और जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता ना तो उनको लिखा जाता हमेशा किनारे पे। तो यहाँ पे कर लो A और यहाँ कर लो B। तो जो हमारा पहला बिंदु है 5, तथा -1, यहाँ पे एक बिंदु C कर लो या P कर लो। जो x अक्ष के निर्देशांक है तो x अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। तो ये जो बिंदु P है AB को किस अनुपात में विभाजित करना ये बताना है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कर लेंगे हम m और ये वाली दूरी कर लेंगे 1, इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखना है बिंदु बिंदु 5, -6 तथा -1, -4, और आपको लिखना अनुपात बराबर m/1।
तो हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है पी के निर्देशांक, यानी इसके जो निर्देशांक निकालते हैं ना पी के, तो इसके लिए सूत्र लगाते हैं, वही सूत्र बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखना पी के निर्देशांक बराबर पी के निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 m2/1 बटा m1 प्लस m2। इस सूत्र से इस बिंदु P के निर्देशांक मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर P के निर्देशांक में जो भुज 0 दे रखा है, तो आपको भुज बराबर भुज लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करना है? भुज बराबर भुज लगाना है। तो यहाँ पर इसकी भुज कितनी है? 0 है। और सूत्र की ये वाली भुज कहलाती है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। अब ये वाले मान लगा दीजिए। तो यहाँ तो ये 0 ऐसे छोड़ दो। m1 का मान कितना है? m और x2 का मान -1 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 5 बटा m1 प्लस m2 m प्लस 1। थोड़ा इसको हल कर लें हम, तो हो जाएगा 0 बराबर माइनस का m और प्लस का 5 बटा m1 प्लस m प्लस 1। इसके नीचे a कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का m प्लस का 5, और जब इसका इसमें करेंगे तो 0, और इस 5 को भेज दो उधर। तो माइनस का m बराबर माइनस का 5, इससे ये कट जाएगा, तो m बराबर 5, ठीक है। तो आपको नई लाइन से लिखना अनुपात बराबर अनुपात बराबर 5 और 5:1 कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा m का मान होता है वही हमारा अनुपात निकल के आ जाता है, और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर गा के बाद घा घड़ी देखिएगा आप। पहले का घा घड़ी, ये त्रिकोणमिति प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि वन माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपको यहाँ पे लिखना LHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों नई लाइन से इसका हर का परमेकड़ करेंगे हम। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्लस है, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा और इतने का भाग। तो ऊपर वाली संख्या होल वर्ग बन जाएगी। यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो माइनस वाली संख्या लिखे उस पे घात 2 लगा दो। एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 1 पे घात 2, तो 1 ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग बटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिखना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये अंडरूट चला जाएगा हमारा,
तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन कोसेक होता है और कॉस बटा साइन कॉट होता है। यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न देखिएगा आप। घा के बाद यहाँ खाली उसको देखिए 5वां नंबर। तो पहले का 5वां है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा भाई इसकी कहानी को। तो पहले का यहाँ तो जो R का मान दे रखा है, R बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 अंश। तो यहाँ पे लिखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है हमारा पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें आपको लगा देना है मान, थोड़ा इधर से लिखेंगे हम, और इसमें पाई का मान आपको नहीं लगाना है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आंसर, इसका आंसर थोड़ा गलत दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है 120 अंश का कोण अंतरित है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने पूछा यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन आंसर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे मान लगाएंगे हम। तो जब इसके यहाँ पर मान लगाएंगे तो पाई का तो मान आपको रखना नहीं है। पाई R का मान 14 गुणा 14 और थीटा का मान 120 बटा 360 माइनस 1/2। R का मान है हमारा 14, तो 14 का वर्ग कर दो यहाँ पर, और ये साइन 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकन 12 तियाँ 36, और ये 14 गुणा 14 तो 196 पाई बटा 3। तो आंसर में इतना दे रखा, लेकिन ये वाला उसने छोड़ दिया है, हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो 1/2 14 का वर्ग 196 और गुणा साइन 120 है, तो इसको लिखेंगे हम साइन 90 प्लस 30। तो ये 2 से काट दो, चलो बाद में काटेंगे यहाँ पर हम। तो 196 पाई बटा 3 माइनस 1/2 गुणा 196, और ये हो जाएगा हमारा cos 30। एक 196 पाई बटा 3 माइनस 1/2 गुणा 196 और cos 30 का मान √3/2। तो 196 पाई बटा 3 माइनस ये हो जाएगा 196 √3 और 2 दूनी 4, 4 से काट देंगे इसे, 4 एकन 4, 4 चौक 16, इसमें बचेगा 3, 4 चौक 16 3, तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 36, तो 4 नेम 36, 49 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और बढ़ा के लिखेंगे 196 पाई बटा 3 और माइनस 49 √3। ठीक है, यहीं पे लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो इसमें थोड़ा अधूरा दे रखा है, खाली उसमें इतना दे रखा था। ठीक, लेकिन आपको इतना पूरा कर लेना है। अब आ जाइए, इसका 5वां है 4 चम्मच, उसको देखिएगा। 4 चम्मच कह रहा है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है।
निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता है। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह और एक तस्वीर वाला पत्ता। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पे लिख लें पहले का 4 चम्मच। तो सबसे पहले लिखना आपको कुल परिणाम। जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें पत्तों की संख्या 52 होती है, तो कुल परिणाम बराबर 52। तो पहला प्रश्न है इसका, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो प्यारे बच्चों, ताश की गड्डी में जो बादशाह होते हैं वो 4 होते हैं। यानी कि जो ताश की गड्डी में बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो उसमें 2 काले होते हैं और 2 लाल होते हैं। ठीक है, लाल कौन कौन से होते हैं? पान का पत्ता लाल होता है और ईंट का। यानी पान और ईंट के बादशाह लाल होते हैं, चिड़ी और हुक्म का बादशाह काला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो आपको लिखना प्रायिकता पी ई बराबर 2। ये अनुकूल परिणाम है और ये हमारा कुल परिणाम है 52। तो 2 एकन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 26। तो 1/26। तो 100 इसका आंसर ये निकला। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पे नंबर 2 डाल के लिखेंगे, एक तस्वीर वाला पत्ता। तो प्यारे बच्चों, तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर हम जो कुल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं हमारे, कुल तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है गुलाम से, जे, फिर क्यू, फिर आर। ये यानी कि गुलाम, रानी और बादशाह, ये 3 पत्ते। और इन सब में 4-4 पत्ते होते हैं। गुलाम भी 4 होते हैं, रानी भी 4 होती हैं और ये बादशाह भी के होता है, के किंग कर लो। ठीक है, ये सब 4-4 पत्ते होते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या हो गई हमारी 12। 4 8 और 4 12। ठीक, तो इसकी प्रायिकता पी ई बराबर आपको लिखना है 12/52। अब इसको काट दो 4 थे, 4 तियो 12 और 4 एकन 4 और 4 तियो 12। तो इसका आंसर निकलेगा 3/13। इसको एक बार फिर समझ लो। देखो प्यारे बच्चों, जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, गुलाम, क्वीन और किंग, यानी कि गुलाम होता है ये रानी होती है और ये बादशाह होता है। तो इसके 4 पत्ते होते हैं, इसके 4 पत्ते होते हैं और इसके 4 पत्ते होते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या, जो फेस कार्ड वाले पत्ते हैं, उनकी कुल संख्या 12 हो गई। तो प्रायिकता पी ई बराबर 12/52। तो 4 तियो 12, 4 एकन 4, 4 तियो 12। तो इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है और पी क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरे का के लिए एक वृत्त बनाना है आपको, और जहां पर प्रकाल की नोक रखेंगे उसको मानेंगे ओ। ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा खींच लेनी है आपको इस प्रकार, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे खींच लेना है और यहाँ पे लिख देना है टी। फिर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है आपको, ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। इधर से भी आपको ऐसे खींच लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको एक जीवा खींचनी है इस प्रकार। फिर प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या आपको ये वाली खींचनी है।
ठीक है। ऐसे तो ये चित्र बन के तैयार हो जाता है। इनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे लिखना है आपको पी, और यहाँ पे ओ लिख लिया, और यहाँ पे लिखना है क्यू। तो ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं हैं पी टी और टी क्यू, जो बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पे कर लो आर। तो यहाँ पे जो जीवा की लंबाई दे रखी, ये हमारी एक जीवा है, और ये वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें टीपी की माप ज्ञात करनी है, यहाँ से लेके इसकी माप ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कर लेंगे एक्स, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको कर लेंगे हम खाली बाई। और ये वाली हमारी वृत्त की जीवा, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है हल करके। तो यहाँ पे जो टी आर लंब किस पर है? पी क्यू पर। तो प्यारे बच्चों, जब ये लंब है तो ये भुजा हमारी अर्धक हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना है पर, फिर लिखना है टी आर पी क्यू का अर्धक है, ये भी साथ में लिख लो, अर्धक है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी भुजा 4 है, तो ये वाली 2 हो जाएगी, और ये वाली हमारी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कोण 90 अंश का बनेगा, और इधर ये वाला 90 अंश का बनेगा, और ये वाला पूरा कोण 90 अंश का है। तो यहाँ पे हमें लिखना है समकोण त्रिभुज पी आर ओ में। तो प्यार बच्चों, ये वाला कोण 90 अंश है हमारा, तो यहाँ पे लिखना है पी आर ओ बराबर 90 अंश। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये वाली कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो पहले लिखेंगे 2.5 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, और ये वाली भुजा पता नहीं, तो आर ओ का वर्ग। तो जब इसका वर्ग करेंगे 625, 25 का वर्ग 625, इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, और बराबर ये 4 हो जाएगा, प्लस आर ओ का वर्ग। तो 4 को उधर भेजेंगे, तो 6.25 माइनस 4 बराबर आर ओ का वर्ग। तो आर ओ का वर्ग बराबर हो जाएगा 2.25, और ये 15 का वर्ग होता है। तो आर ओ का वर्ग बराबर 1.5 का वर्ग, घात से घात कट जाएगी, तो आर ओ बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो भुजा निकली है हमारी 1.5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ठीक, तो नई लाइन से चाहो तो आप यहीं पे लिख लो, अगर जगह बची, अगर जगह नहीं बची तो यहाँ इसके नीचे लिख लो। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम टी पी बराबर एक्स तथा टी आर बराबर बाई, हमने ये मान ली है। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेना है आपको टी आर पी में। समकोण त्रिभुज टी आर पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें ये वाला 90 अंश कोण है, तो ये वाली भुजा कर्ण, ये आधार, और ये लंब। तो आपको यहाँ पे लिखना x² बराबर y² प्लस 2 का वर्ग। तो x² प्लस y² और प्लस का 4, यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहेगा, ठीक है। और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर हम 1, समीकरण नंबर 1। अब लेना है समकोण त्रिभुज टी पी ओ में। समकोण त्रिभुज टी पी ओ में। तो देखो, इस वाले समकोण त्रिभुज में ये पूरी भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। तो ये वाली बाई है, और ये 1.5 है। तो आपको लिख लेना है बाई प्लस 1.5 का वर्ग बराबर, फिर ये वाली भुजा हमारी आधार मान लो, ये लंब मान लो। तो यहाँ पे लिखना x का वर्ग प्लस 2.5 का वर्ग। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग, तो आपका हो जाएगा a² प्लस 1.5 का वर्ग प्लस 2a और 1.5 बराबर। और प्यारे बच्चों, जो हमारा x² है ना,
तो एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा दो, बाई एक्स स्क्वायर की जगह बाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे लिख देना है बाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस इसका वर्ग 625 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर ये बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर चला जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा, 2.25 और प्लस 15 दूनी 30 यानी 3 बाई हो जाएगा हमारा, बराबर 6.25। अब यहाँ पर हमें क्या करना, इसको भेज दो इधर। जब ये संख्या इधर जाएगी तो हमारे ये हो जाएगी भैया माइनस की हो जाएगी 3 बाई बराबर 6.25 माइनस 2.25। तो 3 बाई बराबर ये हो जाएगा हमारा घट के 4 बचेगा सीधा सीधा। ठीक है, अब 3 को इधर भेज दो। जब ये 3 इधर जाएगा तो भाग में, तो बाई बराबर 4/3। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। 1 में रखने पर तो बाई की जगह पे यहाँ पर लगा देंगे, हम बाई की जगह पे लगा देंगे 4/3। और प्यारे बच्चों में थोड़ी गलती कर दी है। गलती क्या थी, इन दोनों को मैंने जोड़ा नहीं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा। ठीक, फिर ये इधर जाएगा तो यहाँ पे 10 लिख लो। तो यहाँ पर ये हमारा 8 बचेगा। ठीक है, 8 अब सही है। तो ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगाना है बाई की जगह पे। तो यहाँ पे लिख लेना एक्स स्क्वायर बराबर 8/3 का वर्ग और प्लस 4, तो इसके साथ में चल ही रहा है ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 8 64/9 और प्लस 4, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 और बटा 9। तो यहाँ पे इस साइड पे लिख देना है आपको। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 100 और बटा 9, इधर से घात हटे के तो लग जाएगा। या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 10/3 का वर्ग भी कर सकते हो, घात से घात चली जाएगी। तो x बराबर 10/3। तो x बराबर जब 3 का भाग 10 में लगाएंगे तो 3.33। और प्यारे बच्चों मैंने x किसको माना था, टीपी को माना था। तो टीपी बराबर हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हल हो जाता है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। और ये जो प्रश्न है आपका एनसीईआरटी का है, ठीक, उदाहरण है, उसको देख लीजिए आप अगर समझना चाहो तो। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से, प्रश्न नंबर 2 का है, खा खरगोश DE समांतर AC और DF समांतर AE, तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लो 2 का खा। पहले इसमें लिखो दिया है DE समांतर AC तथा DF समांतर AE, सिद्ध करना है BF समांतर FE बराबर BE बटा EC, ये बेटा सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना, ये दोनों भुजाएं त्रिभुज में कहाँ पर मिलेंगी, DE समांतर AC। तो देखो DE समांतर AC, तो प्यारे बच्चों ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लिखना त्रिभुज ABC में DE समांतर AC, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से तो यहाँ पे क्या लिखना है, जब इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको लिखना है यहाँ पर BD बटा
देखो बी डी बटा डी ए बराबर, फिर लिखना है आपको, देखो ये वाली भुजा देखनी है आपको, ये वाली, फिर बी ई बटा ई सी, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है ये वाली भुजा किस त्रिभुज में है, डी एफ समांतर ए ई, देखो डी एफ समांतर ए ई, तो आपको ये वाला त्रिभुज लेना है। फिर तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, तो इसमें दिया हुआ है डी एफ समांतर ए ई, ठीक दिया है ये, यहाँ पर भी लिख लो दिया है इस प्रकार। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको लिखना है बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर, फिर लिखना है बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, यहाँ पे लिख लो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो चीज़ बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को हटा दो और इन दोनों को बराबर कर दो। तो आपको यहाँ पे लिख देना है बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, तो यही हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है, इति सिद्धम। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, ये दूसरे का खा खरगोश है और दूसरे का गा गमला, देखिए आप, दूसरे का गा गमला है, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल 81 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तब उसका प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख लेना है दूसरे का गा। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, पहले सूत्र देख लीजिए आप लोग, एस एन बराबर एन बटा 2, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है 9 पदों का योगफल 81 है, 9 पदों का योगफल 81, एस 9 बराबर 81, तो हमें क्या करना है, एन की जगह पे 9 लगाना, यहाँ पे 9 लगाना और यहाँ पर 9 लगाना है। तो आपको लिखना है 9 बटा 2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 81, इस प्रकार। तो यहाँ पर 9 बटा 2 तो हो जाएगा 2a प्लस ये 8d हो जाएगा बराबर 81। तो प्यारे बच्चों 9 1 9 और 9 में 81, और यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 बटा 2, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 4d बराबर 9, इससे ये कट जाएगा, तो a प्लस 4d बराबर 9, समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है 17 पदों का योगफल, 17 पदों का योगफल एस 17 बराबर 289, तो n की जगह पे 17 लगाना है हमें, यहाँ पर 17 रखना है और यहाँ पे 17 रखना है। तो आपको लिखना है 17 बटा 2 फिर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 289। तो 17 एकन 17 17 सत्रियम 289, यहाँ से 1 बटा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 16 डी बराबर 17। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, चलो इधर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 8d बराबर 17, इससे ये कट जाएगा, तो a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब 1 2 को हल करना है, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा लो, a प्लस 4d
बराबर 9। यहाँ पे चिन्ह बदलो तो ये और ये, इससे ये मारा जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4D। और ये 17 में से 9 जाएंगे ना तो 8, 8 9 17, 8 ही बचेगा। इसको थोड़ा हल कर लीजिए अब। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो जो हमारा D बराबर निकला है 2। ये वाला मान 1 में लगा दो। 1 में रखने पर जो D बराबर 2 है तो बेटा D बराबर 2 आराम से यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो A + 4 × 2 = 9, तो ये 8 हो जाएगा। तो A + 8 = 9, 9 को उधर भेजिए तो A बराबर 8, 9 - 8, तो प्यारे बच्चों A बराबर निकल के आ जाएगा 1। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 9 बना हुआ, ठीक है। 9 - 8 = 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा चौथा। द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे दूसरे का है चौथा। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रखा है x² - 5 = 0। तो प्यारे बच्चों इस 5 को उधर भेज दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² = 5, ठीक है। 10 से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा तो x बराबर √5 और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह आना पड़ेगा। तो आपको लिखना है शून्य के बराबर 1 √5 कर लो और 1 - √5 कर लो। इसके शून्य की ये निकल के आ गए। अब इसी को अल्फा इसी को बीटा मान लो या कुछ मत करिए आप। अब यहाँ पे इसकी लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे x² - 5 = 0। तो प्यारे बच्चों इसमें ABC के मान छाटिए तो A का मान मिलेगा 1 और B का मान यहाँ पे 0 और C का मान -5। तो सबसे पहले सूत्र है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर -B/A, ये सूत्र होता है। और प्यारे बच्चों हमारे पास शून्य के ही तो है तो इन दोनों को जोड़िए, √5 और प्लस √5, ये माइनस का तो आपको यहाँ पे कोष्टक देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लस चिन्ह बाहर रहेगा। -B का मान 0, A का मान 1, तो √5 प्लस माइनस माइनस √5, 1 का भाग 0 में लगाएंगे 0, इससे ये काटेंगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। C/A। तो शून्यकों का गुणनफल तुम्हारे पास शून्य के ही दोनों हैं, इनका गुणनफल करना है आपको। √5 और गुणा -√5 बराबर C का मान -5 है, A का मान 1 है। तो जब इन दोनों गुणा करेंगे तो इनका अंडर हट जाएगा तो -5 बराबर -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दूसरे का घात भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद इसका 5वां देखिएगा आप। तो 5वें में क्या करना है, ये जो टेबल दे रखी है इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पे आपको लिख देना है दूसरे का यहाँ पे बनानी टेबल पहले। साक्षरता दर, साक्षरता दर ये प्रतिशत में है। फिर अगला कॉलम नगरों की संख्या तो जो हमारी नगरों की संख्या इसे लिखा जाएगा F से, ठीक है। तो जो साक्षरता की दर है 45 से 55, 55 से 65 और 65
नहीं नहीं नहीं, 55 से 65 हाँ सही है, और 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। जो नंबरों की संख्या दे रखी है 3, 10, 11, 8 और ये 3 इतना। अब यहाँ पे आपको अगला कॉलम बनाना पड़ेगा मध्यमान, मध्यमान, ठीक, इसे x से लिखा जाता है। तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10, 100 हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो इसमें 10-10 जोड़िए, तो इसमें 10 जोड़ेंगे 60, इसमें 10 जोड़ेंगे 70, 80 और ये 90 है। फिर अगला कॉलम बनेगा x इंटू एफ का, तो इसका इसमें गुणा करिए 150, इसका इसमें करिए 600, इसका इसमें करिए इतना, और 8 64, ये हो जाएगा 27। अब इन सबको जोड़ना है, तो यहाँ पे लाइन करनी है आपको, और यहाँ पे नंबरों की संख्या का योग, इसका सिग्मा एफ का मान दे रखा 35, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा x इंटू एफ बराबर इसको जोड़ना है हमें। तो प्यारे बच्चों मैंने इसका जोड़ निकला, तो जोड़ इसका तरह निकल के आ गया। अब हमारा जो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा सिग्मा एफ, यहाँ पे मान लगा दीजिए 24, 30 और बटा इसका मान है 35, तो 35 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो ये चला जाएगा हमारा 6.94, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला उसको देखिएगा 4 चम्मच। तो 4 चम्मच में क्या करना है आपको, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने वर्ग अंतराल, देखो आयु है यहाँ पर, आयु को मैंने वर्ग अंतराल में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 5 से 15 और ये 15 से 25 और 25 से 35। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ आयु वर्षों में लिखा, तो आप आयु वर्षों में ही लिखना, ठीक है। जो प्रश्न में लिखा आपको वही लिखना है। 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, एक बार मिला लें हम, ठीक है। अब रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23 और ये 14 और ये 5। तो सबसे पहले निकालना इसका बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए आपको इसमें ये देखना पड़ेगा जो हमारी रोगियों की संख्या है, जो हमारी रोगियों की संख्या, तो उसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है ये देखना है हमें। तो यहाँ पर आपको ये देखना रोगियों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है F1, इससे ऊपर लिखना F0, फिर यहाँ पे लिखना आपको F2, ठीक है। अब इसके सामने ये वाली मान हो जाएगा हमारा L का, तो L का मान हो जाएगा 35, ठीक। हम यहाँ पे पेंसिल से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें साफ करना पड़ेगा, इसी टेबल में दोनों काम कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना, और इसके बाद जो इसमें H है बेटा, H का मान कितना है, H बराबर यहाँ पे 10-10 का अंतर, तो आपको यहाँ पे 10 लिखना है। तो बहुलक बराबर सूत्र लगा देना है यहाँ पर। तो नई लाइन से आपको लिखना बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो L का मान 35 है, तो यहाँ पे 35, और F1 का मान है हमारा 23 माइनस F0 का मान 21 बटा 2 गुणा F1 का मान है 23 और F0 का मान है 21 और F2 का मान है 14।
और इंटू एच का मान है हमारा 10। अब इसको थोड़ा हल करिए, यहाँ पे लगाइए प्लस का चिन्ह। 35 प्लस, तो यहाँ पर बचेगा 2 और बटा ये 46 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 इंटू 10, तो हो जाएगा 35 प्लस 10 दूनी 20 और बटा यहाँ पर बचेगा 11। 11 के समय भाग लगा दीजिए, तो 35 प्लस 11 एकन 11, 9 बचा हुआ है 10.11 99, फिर बचेगा 1, तो भाग खाई बिंदी इतना। अब इसको दोनों को जोड़ देना है, तो 35 और 1 36, तो 36.90 इसका आ जाएगा बहुलक हमारा। तो बेटा ये हमारा बहुलक निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी टेबल में थोड़ा काम करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे संचयी बारंबारता। अगला कॉलम देखिएगा, तो यहाँ पे लिख लेना आपको संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता पहले ये 6 लिख लो, 6 में इस 11 को जोड़ो 17, 17 में इस 21 को जोड़ो 38, इस 38 में 23 को जोड़ो, इस 38 में 23 को जोड़ो तो हो जाएगा 8 3 11 61 हो जाएगा, और 61 में इस 14 को जोड़ो तो हो जाएगा 75, और 75 में इस 5 को जोड़ो तो हो जाएगा 80। तो प्यारे बच्चों जो 80 है हमारा n का मान होता है। तो अब यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए पेंसिल से लिखा था क्योंकि मुझे ये हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये n का मान है, ठीक, तो थोड़ा नई लाइन से सरकेंगे हम इधर, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है n बराबर 80। ठीक है, तो जब n बराबर 80 है तो आपको लिखना है यहाँ पे n बटा 2 बराबर 80 बटा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो अब आपको ये देखना है, यहाँ पे चाहो तो आप एक अंडरलाइन कर दो इसके नीचे, जिससे कि पता आपको चलता रहे, क्योंकि यहाँ से मैंने माध्यक का काम किया है। ठीक, बढ़िया से आपको मोटा करके थोड़ा 2-3 बार पेन चला देना है ऐसे करके। ठीक, यहाँ से माध्यक की तैयारी हो रही है हमारी। तो n बराबर 40 निकला। तो प्यारे बच्चों ये देखना है जो 40 निकला है वर्ग अंतराल में कहाँ पर मिलेगा 40, तो ये 40 मिलेगा हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 40 हमें मिलेगा 61 में, तो इसके सामने ये वाला मान हो जाएगा f का, और इससे ऊपर ये वाला मान हो जाएगा CF का, और इसके सामने ये वाला मान हो जाएगा L का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लगाना सूत्र नई लाइन से। ठीक, अब यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँचेंगे इसके नीचे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ से दूसरा पेज देखिए आप। तो अपने माध्यक तो वो क्या नाम मान तो सब लिख ही लिए हैं, तो यहाँ पे लिखना माध्यक बराबर जो हमारा सूत्र है L प्लस n बटा 2 माइनस CF और बटा F और इंटू H। तो L का मान 35 है प्लस n बटा 2 का मान 40 है, और माइनस CF का मान है हमारा CF का मान 38, और बटा F का मान 10, F का मान है हमारा 23 और H का मान 10। इसको थोड़ा हल करिए, तो 35 प्लस यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और बटा 23 का इसमें भाग लगाना है। तो 35 प्लस 23 का भाग 20 में नहीं लगेगा, तो पहले भाग का बिंदी यहाँ रखो 10, 200 हो जाएगा। यहाँ पे करके दिखा दें हम आपको, पहले भाग का बिंदी 10 मतलब यहाँ 200 हो जाएगा। तो ये चला जाएगा हमारा 6 बार लगभग, 6 18 की 8 हासिल 1, 6 बार नहीं, ये चला जाएगा 8 बार चला जाएगा। 8 3 24, 8 3 24 के 4 हासिल 2, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 और 2 18 घटाइए, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ये 16, फिर एक 0 बढ़ा लो, तो लगभग ये चला जाएगा हमारा 7 बार। 7 3 21 हासिल लगी 2,
और 7 दूनी 14, 14 2 16, जाना हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नहीं 6 बार जाएगा, यहाँ पर 6 कर लो क्योंकि जाना हो गया ना। तो जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 0.86 बार जाएगा। इसे जोड़ दीजिए तो 35.86 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और वीडियो को बैक करके देख लीजिए, आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला इतना, फिर इसके बाद यहाँ से हम बेटा माध्यिक की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन कर देनी है ऐसे करके, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर ये माध्यिक का सूत्र आपको लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये भी बताना। और 6 नंबर का प्रश्न है ये हमारा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर 22, दहाई का अंक बराबर x। तो प्यारे बच्चों जो हमारी संख्या होती है 10x + 22 ये हमारी संख्या होती है। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है, या लिखना चाहो तो लिख लो, प्रश्नानुसार 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग। तो प्यारे बच्चों संख्या हमारी ये है 10x + 22। अब इसके अंक पलटो, यानी x और y के स्थान चेंज कर दो, 10y + x। अब इनका योग बराबर 88 है, इस प्रकार। तो यहाँ पे इन्हें जोड़ेंगे तो 11x + 11y बराबर 88। तो यहाँ पे 11 कामा लेंगे तो x + y बराबर 88। तो 11 × 11 11 × 88। तो x + y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। फिर आगे यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो x - y। तो x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल कर दीजिए तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 12, 2 × 1 2, 2 × 6 12। तो x बराबर 6 निकलेगा। ये वाला मान उठा के 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर तो x बराबर 6 है। तो x बराबर 6 यहाँ लगा दो, तो 6 + y बराबर 8। तो प्यारे बच्चों y बराबर निकलेगा हमारा 2, ठीक। 8 में से 6 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब आपको यहाँ पे लिखना संख्या बराबर 10x + y। तो 10 गुणा x का मान कितना है, x का मान 6 है और y का मान 2 है। तो ये 60 और 62 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो भैया इसके नीचे 62। तो संख्या हमारी 62 निकली। अब आपको यहाँ पे कितनी संख्याएं बनेंगी वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है संख्याएं बराबर। तो यहाँ पे जो 62 है ना हमारा, एक तो संख्या हमारी 62 हो गई, तथा अब इसको पलट के लिख दो, इसको पलट के 62 है तो 62 को बना दो 26। तो बेटा 2 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो 2 संख्याएं। तो ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा आप। अच्छा तीसरे का अथवा उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना जो चौड़ाई के दोगुने से लंबाई, ठीक है। तो माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, और जो प्यारे बच्चों इसकी लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है, इतना। तो आपको लिखना आयत का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 810 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 810, इसका मान लगा दीजिए। तो लंबाई हमारी है 2x + 9 और चौड़ाई हमारी x है और 810, इसका इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा 2x² प्लस का 9x, इसको अंदर ले आइए तो माइनस का ही हो जाएगा इतना बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 162 निकलेगा। तो प्यारे बच्चों 1620 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 9 मिल जाए। तो जब आप इसके गुणनखंड काटोगे तो देखो 45 गुणा 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36, ठीक। तो 45 36 हो जाएगा हमारा, 45 और 36, 45 में 36 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 2x² प्लस का x 45 माइनस 36 माइनस का 810 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x² और ये 45 का x माइनस का 36x माइनस का 810 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन में मिल जाएगा x, जब x कॉमन लेंगे 2x प्लस 45, यहाँ से माइनस का 18 कॉमन ले लो। जब यहाँ से 18 कॉमन लेंगे माइनस का तो 18 दूनी 36 और प्लस, तो ये 18 चौक 72, 18 चौक 72, 9 और 18 पंजे 90, इतना बचेगा और बराबर 0। 2x प्लस 45 और x माइनस 18 बराबर 0। तो 2x प्लस 45 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 45, तो x बराबर माइनस का 45 बटा 2। तो प्यारे बच्चों माइनस वाला उत्तर अमान्य होता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना अमान्य, ठीक। अब यहाँ से ये वाली संख्या लिखेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, तो ये हमारा मान्य हो जाएगा। अब इसके बाद लिखना है लंबाई और चौड़ाई। तो हमने जो आयत की लंबाई चौड़ाई मानी थी, चौड़ाई मैंने x मानी थी, तो x का मान 18 मीटर, और इसके बाद जिसकी लंबाई हमारी लंबाई बराबर 2x प्लस 9 है, तो यहाँ पे पहले 18 लिखिए, तो 2 गुणा 18 प्लस 9, तो 18 दूनी 36 प्लस 9, तो इसको जोड़िए 45 मीटर। तो इसका जो आंसर निकला है 18 मीटर और ये 45 मीटर हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पे समतल पर यानी एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका बनाना एक चित्र में इस प्रकार, फिर एक लकीर आपको मीनार भी तो खड़ी करनी है, ठीक है। तो इसका कोण है पहले कितना है 60 अंश से घटकर 30 हो जाता है, इसको यहाँ से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो A और यहाँ लिख लो B और यहाँ लिख लो C। तो प्यारे बच्चों इसका कोण है 60 अंश है अभी, तो जब ये 60 अंश है तो इसकी छाया ये वाली है, ठीक है। फिर कोण 60 से 30 हो जाता है, 60 से 30 हो जाता है, तो छाया 30 सेंटीमीटर वो 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो ये कोण बन गया 30, तो ये छाया 30 मीटर अधिक हो जाती है, तो यहाँ पर कर लेंगे 30 मीटर। तो यहाँ पे A B C और यहाँ पे लिख लो D। तो यहाँ पर ये वाली मीनार यहाँ पे लिख लो H। तो आपको लिखना है माना BC एक मीनार है, ठीक। तो H का ही मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये वाली दूरी x कर लो, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60,
तो एच बटा एक्स tan 60 का मान √3 बराबर एच बटा एक्स, इसके नीचे कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करेंगे √3 x बराबर एच, तो यहाँ से x का मान निकाल लो, तो x बराबर हो जाएगा एच बटा √3 मीटर। फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज DBC में तो आपको यहाँ पे लिख लेना है समकोण त्रिभुज DBC में tan 30 लंब बटा आधार। तो प्यारे बच्चों यही तो पूरा लंब है हमारा, लंब एच और आधार हो जाएगा 30 + x, तो 30 + x और tan 30 का मान है हमारा 1/√3, तो 1/√3 बराबर, और h का मान ये देखो निकाल चुके हैं, तो h की जगह पे लगा दीजिए, नहीं h तो ऐसे ही रहेगा, x का मान है तो x की जगह पे लगा देंगे हम, x की जगह पे लिखना h/√3 इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 30√3 और प्लस का h और बटा √3, फिर ये √3 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर। तो ऊपर जाने के बाद तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर √3h और बटा 30√3 और प्लस का h। अब पैसे गुणा करिए, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो जब गुणा करेंगे इसका इसमें तो ये 3h बराबर 30√3 और प्लस का h, तो इस h को उधर लाइए, तो 3h माइनस का h बराबर इधर जो बचेगा 30√3, तो यहाँ पे 2h बराबर 30√3, तो ये इससे मारा जाएगा 15 हो जाएगा, तो h बराबर 15√3। अब यहाँ पे √3 का मान भी प्रश्न में दिया हुआ है, तो h बराबर 15 गुणा √3 का मान है 1.732, गुणा करा दीजिए इसका। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो h बराबर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 तियो 45, 45 और 3, 15 तियो 45, 3 48 हासिल 4, 15 छक्का 15 अपना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 और 4 109 हासिल 10, 15 एकन 15, 15 10 25 और दशमलव से पीछे 3 अंक है, तो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये पीछे वाला 0 हट जाएगा, तो h बराबर निकलेगा 25.98 मीटर। तो ये बेटा प्रश्न का आंसर आ गया आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 का, अथवा उसको भी देख लीजिए, सिद्ध करने वाला है। तो यहाँ पे लिखना है 4 का अथवा। जो त्रिकोणमिति प्रश्न है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये रहा प्रश्न हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें लिखना LHS बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे लिख लेना है अंश तथा हर में, अंश तथा हर में अंश तथा हर में कॉस थीटा का भाग देने पर। ठीक है, अंश और हर में कॉस का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा
बटा कॉस थीटा कर लेना है ऐसे करके, माइनस फिर यहाँ पे कॉस है तो कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस 1 बटा कॉस थीटा। अब बटा अंश में तो कॉस का भाग लगा दिया, नीचे भी लगाना हमें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और माइनस 1 बटा कॉस थीटा। इस प्रकार तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखना है 1 बटा कॉस सेक होता है सेक थीटा प्लस फिर ये टेन थीटा फिर माइनस 1 ये बटा, पहले इसको लिखना है 1 माइनस फिर इसको लिखना है सेक थीटा फिर इसको लिखना है प्लस टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र आपने देखा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करना, इस एक की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए, इस एक की जगह पे ये वाला मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और हर में हम कुछ नहीं करेंगे, हर को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपने एक सूत्र देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेटा इसी सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि लाइन बड़ी होने वाली है ये। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा फिर ये माइनस, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगले कोष्ठक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हर में हमारा यही रहेगा, हर में कुछ नहीं करेंगे हम। तो 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ पे तो 1 बचेगा और ये हमारा चला जाएगा तो ये बचेगा, तो माइनस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, और ये रहा हमारा कोष्ठक, और बटा 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। और प्यारे बच्चों जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब कोष्ठक में 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और बटा 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। तो इससे ये वाला चला जाएगा हमारा, ठीक, इससे ये चला जाएगा। तो जो बचा हुआ है हमारा बच्चों, जो हमारा बचा हुआ है यही प्रश्न का आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख दो नीचे नई लाइन से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो LHS और बराबर RHS। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर अगला 5वां देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 14 सेंटीमीटर भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है। तो सबसे पहले आपको बनाना एक घनाभ, थोड़ा समझ लो जिससे कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। घनाभ क्या होता है, घनाभ में 12 किनारे होते हैं और 12 किनारों की लंबाई समान होती है। इस प्रकार अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, ठीक, इस प्रकार ये। तो जो घन की भुजा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसे ए बराबर भी 14 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा कितनी 12 है, तो ये घन की भुजा भी है और अर्धगोले का व्यास भी है। तो आपको नई लाइन से लिखना अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पता व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 14, 2 1 2, 2 7 14, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद ये अर्धगोला है, अर्धगोले का बगपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, फिर इसके बाद इसके नीचे वाला भाग जो वृत्ताकार छुपा हुआ है उसको घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के बगपृष्ठ यानी कि अर्धगोले का बगपृष्ठ, फिर इसका वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। एक बार फिर सुन लो, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, फिर अर्धगोले का बगपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, फिर इसके नीचे एक वृत्त छुपा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 6a स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो मान लगा दीजिए, पाई का भी इसमें मान दिया है, शायद नहीं दिया है, नहीं दिया तो मत लगाना, वैसे लगा दो यहाँ पे पाई का मान। ठीक, तो यहाँ पे 6 गुणा a का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का वर्ग कर दो प्लस 22/7 और r का मान 7 गुणा 7, ये से मारा जाएगा तो 6, 14 का वर्ग 196 और 22 सत्ते 154 होता है। तो 6 का गुणा 6 का 6 में करेंगे 36, हासिल 3 और 19 पना 95, 19 छक्का 114 और 3 117 और प्लस का 154, जोड़ दीजिए इसे तो 6 4 10, 7 5 12 और 1 13, 2 और 1 3 और ये 1 1330 है कहीं पर, इसमें हमने गलत कर दिया कहीं पर यार। और प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर दे रखा है वो गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर यही सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास मनोहर की किताब है आपस में देख सकते हो, देखो ये रहा प्रश्नावली 12A है, अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हो 12A और प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का पहला, देख सकते हो ये बिल्कुल सेम वही प्रश्न है। तो इसका आपको आंसर चल के भी दिखा दें अंदर 12A, ठीक 12A है और प्रश्न नंबर चौथे का पहला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा, ठीक है 30 सेंटीमीटर, वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद छठे का अथवा देख लीजिए। और प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ, ये प्रश्न नंबर है हमारा 5, जो हमने संख्या गलत डाल दी, तो आपको यहाँ पे 5 कर लेना अगर 6 कर लिया है तो आपने। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 में कहा हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान ये लगाना है। तो सबसे पहले बनाना अर्धगोला और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये अर्धगोला बनाया और अर्धगोले के ऊपर शंकु रख लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन लिखनी है आपको, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। और जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है l बराबर, तो l बराबर दे रखा है 2√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, तिरछी ऊंचाई बराबर l बराबर यानी l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लगा लीजिए, l का मान ये है 2√2 का वर्ग, h का मान पता नहीं और इस r का मान 2 का वर्ग है। तो यहाँ पे क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन जाएगा, h का वर्ग और प्लस 2 दूनी 4, 4 को उधर भेजो तो घट जाएगा, तो 8 - 4 बराबर h का वर्ग, तो h का वर्ग बराबर 4 हो जाएगा।
तो एच बराबर हमारा 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो अब आपको लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिख लेना है आपको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसमें ये पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सी आकृति सम्मिलित है। तो देखो अर्धगोला है और ये शंकु है। और प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, ठोस का पृष्ठीय नहीं, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन, तो यहाँ पे पहले शंकु आयतन, शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, और पाई का मान भी लगाना है इसमें। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। जब इतना कॉमन ले लेंगे तो देखो 1/3 पाई आर ये चला गया, तो यहाँ पे खाली एच बचा हुआ है। और यहाँ पर 3 पाई और 1 आर, तो यहाँ पे खाली 2 आर बचा हुआ है। अब इसको हल करिए, तो 1/3 और पाई का मान दे रखा 3.14, 3.14 और आर का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 कर दो सीधा। तो एच का मान 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये बनेगा जाके हमारा 1/3 गुणा 4 चौक 16 और 4 एकन 4 और 1 5 और 4 3 12 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा हमारा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 6 हमारा, 4 2 6, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, गुणा करा दीजिए 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, हाँ से लेक 12 दूनी 24 और 1 25 और दशमलव से पीछे 2 अंक हो जाएंगे। तो मैंने आयतन निकाला है, तो आपको लिख देना है घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार 2025 और सेट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।